हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 6 है, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बुक हम कर रहे हैं क्लास 12 की। आज के इस वीडियो में हमने कवर करना है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में ब्रिटिश रूल ने कोई इन्वॉल्वमेंट रखी थी अपनी या नहीं रखी थी। ठीक है ना, कोई भी देश कितनी तरक्की के ऊपर है तो उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वो दो कैटेगरी का होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो, यूट्यूब के ऊपर 2-3 देशों के बारे में सर्च करो। सबसे पहले आपने दुबई के ऊपर सर्च करना है या कोई भी यूरोपियन कंट्री के ऊपर सर्च करना है, तो जो अगर 2-3 मिनट की वो वीडियो आपको दिखाई देगी, उसमें दिखाई देंगे कि बड़े बड़े ब्रिजेस बने हुए हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं, बड़े बड़े स्टैचू बने हुए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े होटल बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, तो ये वहाँ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान के बारे में सर्च करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जानवर वगैरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, काफ़ी सारा लोगों ने कूड़ा करकट यहीं पे इकट्ठा किया हुआ है, बल्कि गरीबी वाले लोग ज़्यादातर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है अभी भी बाकी देशों के हिसाब से। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किस चीज़ के इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस देश की बैंकिंग सिस्टम को, वहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आता है सोशल कैटेगरी में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, वहाँ के लोगों का लाइफ पीरियड कितना है, लोग कितने थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों के पास कितनी है। क्लियर है ये बात। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो। जो हमारे पास ब्रिटिश रूल जितने टाइम तक अंग्रेजों ने इंडिया पे राज किया है, जितने टाइम तक ब्रिटिश रूल इंडिया में रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत की होगी। ठीक है ना, लेकिन वो जो डेवलपमेंट उन्होंने की है वो उन्होंने इंडिया के लिए नहीं की, वो उन्होंने इसकी ग्रोथ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, खुद के लिए की है, अपनी ऐशो आराम के लिए की है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हमारा चंडीगढ़ शहर है, ये किसने बनाया था? ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है ना, क्यों बनाया था उन्होंने ये शहर? हमारे इंडिया में आज भी चंडीगढ़ के जैसा कोई भी शहर नहीं बन पाया। 70+ ईयर हो गए अंग्रेजों को गए हुए, अभी तो हमारे हाथ में सारा कुछ, हम कोई भी शहर डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे काम में शुरू से सिस्टम नहीं आ रहा, लेकिन जो अंग्रेज होते थे वो शुरू से सिस्टम से काम करते थे। हमारे यहाँ पे आसपास क्या होता है कि पहले घर वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, घर वगैरह बनने के बाद उसको किसी विलेज का नाम दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों वो क्या करते थे कि वो पहले शहर बनाते थे, उसको डिज़ाइन करते थे, उसके बाद वहाँ पे घर बनने शुरू होते थे। ठीक है ना, तो जो अंग्रेजों ने एक चंडीगढ़ शहर बना दिया, वो क्यों बनाया था? क्योंकि वो बोल रहे थे कि जब हम इंडिया पे राज कर रहे हैं तो हमने भी तो कहीं ना कहीं रहना है, हमने भी कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है। देखो जो चंडीगढ़ शहर, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, रोड काफ़ी खुले हैं, आराम से चौड़े चौड़े रोड है वहाँ पे, और रोड के मिडल में वहाँ पे स्पेस रखी हुई है पेड़ लगाने के लिए, और वहाँ पे पेड़ अभी भी लगे हुए हैं, हर एक रास्ते पे लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है ना, मतलब कि सिस्टम से चले हुए हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर शहर है, थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक सिंगल रोड होता है उसको डबल करना है जी, बड़ा करना है, आसपास के पेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने सिर्फ उस एरिया की ग्रोथ की, उन चीज़ों की ग्रोथ की जहां से उन लोगों को खुद को फायदा हो। अगर उन्होंने 2-4 हॉस्पिटल बनवाए होंगे तो वो इसलिए नहीं बनवाए होंगे कि इंडियन लोग बीमार हो रहे हैं, उन्होंने इसलिए बनवाए होंगे कि ये खुद बीमार हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों ने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात बोली थी, फिर से बात बोल रहा हूँ, अंग्रेजों के हम गुलाम रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले हम मुगल राजों के, मुस्लिम राजों के भी गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों में और उनमें क्या फ़र्क है? जो मुगल राजे थे, मुस्लिम राजे थे, वो हमें कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेज हमें काफ़ी कुछ देंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल जब इंफ्रास्ट्रक्चर की अंग्रेजों ने ग्रोथ की थी तो उन्होंने ग्रोथ करते करते कि रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया में, पता ना आपको। तो वो जो रेलवे थी उसका हमें कुछ बेनिफिट भी हुआ, उसका हमें कुछ नुकसान भी हुआ। तो रेलवे के जो इम्पैक्ट थे हमारे सामने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, कुछ हमारे सामने नेगेटिव इम्पैक्ट आए। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से इम्पैक्ट पॉजिटिव आए थे। ठीक है,
देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, अब इसको अच्छे से समझना, इस लैंग्वेज को, बुक में काफी बोरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, जब अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, अब पहले क्या होता था, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ये एक इंडिया कंट्री है, मान लो ये जो एरिया है ये इंडिया कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बंदे के पास ये इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये बंदा इस एरिया में रहने वाला है। जब रेलवे नहीं थी तब क्या होता था, तो इसने जो भी प्रोडक्शन की है, ठीक है ना, वो सारी प्रोडक्शन सिर्फ इसके पास यहीं कहीं रहेगी, जहां तक ये चल फिर के थोड़ा बहुत अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, बेच सकता है। दूसरे किसी स्टेट पे, दूसरे किसी भी जिले में ये इसका सामान नहीं जा पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पंजाब का है तो इसकी जो भी इसके पास अनाज है वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी, झारखंड में नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन जब रेलवे आ गई तो रेलवे के आने से जो इंडियन प्रोडक्ट था वो यहाँ से यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, हर जगह पहुंचना शुरू हो गया। तो आपको कहानी समझ में आ गई। तो रेलवे ने थोड़ा बहुत बेनिफिट भी तो दिया ना हमें। अब इसको लिखना कैसे है, आपने लिखना है जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग गया। पहले मैंने बोला ना कि लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। वो क्यों करते थे, वो बोलते थे कि अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैंने खेती कर ली, मैं पूरी ज़मीन के ऊपर खेती नहीं कर रहा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग नहीं कर रहा। मेरे मन में सवाल है कि मैं अपना अनाज बेचूंगा किसको? आप लोग तो मेरे जैसे गरीब हो, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं देना, क्यों बेचूंगा मैं आपको? लेकिन अब क्या ऑफर आई, अब ऑफर ये आई कि मैं अपना सामान दूसरे स्टेट में बेच सकता हूँ। हैं वो भी गरीब, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कितने गरीब हैं। आप, मुझे पता है कि आप ज़्यादा गरीब हो क्योंकि मेरे लिंक में हो। तो हमारे फार्मर ने रिस्क लेना शुरू कर लिया कि चलो गवर्नमेंट को बीच में ले लेते हैं, हमारा अनाज बिक जाएगा। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया। जब एक दो फार्मर को पैसे मिल गए, उसने अपने घर पे पत्थर वगैरह लगा दिए, एक दो डंगर और ले आया, एक दो मशीनें और ले आया, तो होता ना दूसरे के थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यार ये तो बड़ी जल्दी अमीर हो गया, मैंने भी अमीर होना है। तो ऐसे ये एक बंदा था, अब 2-3 फार्मर और आ गए, उन्होंने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर देखते देखते 200, 300, 3000, 4000 सभी फार्मर ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, जो फार्मर की आउटलुक मतलब कि उनकी जो थिंकिंग थी, जो पुराने ख्यालात थे कि हमने ज़्यादा अनाज नहीं बेचना, मे बी हमारा नुकसान हो सकता है, वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? वो सबसिस्टेंस फार्मिंग से उनकी आउटलुक चेंज होके कहाँ पे जाके रुके? कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर। उनको समझ में आ गया कि सिर्फ अगर हमने खेती करनी है, हमने अपने लिए नहीं करनी, हम बाकियों के लिए भी करेंगे, इससे हमें बेटर फ्यूचर मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चेंज कौन लेके आया? रेलवे। अगर रेलवे बंद कर देंगे, फिर से इन लोगों ने वही औकात पे आ जाना था, किसको बेचना है, ये तो गरीब है, ये कहाँ से पैसे देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेलवे को बनाया इसलिए गया था कि इंडिया का रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी, कम समय में और ह्यूज क्वांटिटी में दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। लेकिन जब रेलवे बनाई गई थी तो हमारे फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे? कोई एक आधे का नाम? भगत सिंह, ठीक है। तो क्या ये रेलवे में सफर नहीं कर रहे होंगे? ये भी तो रेलवे में सफर कर रहे थे। तो जब रेलवे को बनाया किसी और मोटिव के लिए गया था, लेकिन उसका बेनिफिट हमारे लोगों ने भी लिया। जो हमारे आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो भी रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है ना। तो रेलवे ने क्या किया? सबसे पहले तो डिस्टेंस बैरियर कम कर दिए। आगे क्या होता था कि किसी फैमिली ने अपने बेटे की शादी कर दी किसी दूसरी स्टेट में, तो 10-10 साल, 20-20 साल वो अपनी बेटी के घर जा नहीं पाते थे। कैसे जाएंगे? दूसरी स्टेट जाने के लिए पैदल जाना है तो 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो वो नहीं जाते थे। लेकिन जब ट्रेन आई तो जो रास्ता उनको बैलगाड़ी में 10 दिन में कवर करना होता था, 5 दिन में कवर करना होता था पैदल चल के, ट्रेन में वो सफ़र 1 दिन में कवर करवा दिया। तो लोगों के लिए डिस्टेंस बैरियर कम हो गए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप आगरा जाके आओ, आपने महीने में 10 बार आगरा जाना है पंजाब से, तो आप बोलोगे सर हम जाते हैं, ट्रेन में जाना है। मैं बोलूँगा नहीं, साइकिल पे जाओ, कोई मान के दिखा दे। बोलोगे आपको दिमाग खराब है, हमारा नहीं है, हमने नहीं जाना। तो लेकिन जब ट्रेन है तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं भी झगड़ा करूंगा, क्यों नहीं जा सकते, आपका काम आप करके आओ, ठीक है ना।
तो जब रेलवे आई तो हमारे डिस्टेंस बैरियर कम हो गए। दूसरी बात, हमारा टाइम रिड्यूस हो गया, टाइम सेविंग होने लगी। थर्ड पॉइंट, हमारी जर्नी इजी जर्नी हो गई, हैप्पी जर्नी हो गई, कंफर्टेबल जर्नी हो गई। ट्रेन में जाओ, लेट के जाना, लेट के आना। हमारे अंदर इतना आलस आ गया, फिर भी हम थक जाते हैं, ठीक है, चलो यार ट्रेन में सो जाते हैं, बैठे बैठे थक गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी आप इंडिया के डेटा उठा के देखना, अभी भी हैं ये लोग, आज से पहले भी हैं, ठीक है, आज से 10-20 साल पहले ये लोग ज़्यादा थे ऐसे। बहुत सारे लोग भूख से मर जाते थे। और ये कितनी बुरी मौत होगी, जो बंदा कुछ खाना ना मिलने की वजह से मर रहा है। इससे बेटर बंदा एक टाइम पे मर जाए, पूरा टाइम मतलब कि पूरी बॉडी काफ़ी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है ना। तो आगे क्या होता था, हमारे लोगों के पास फैमाइंस की प्रॉब्लम आती थी। कैसे आती थी वो, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ज़मीन है लेकिन मैंने ज़्यादा खेती नहीं की। मैंने कितनी खेती की है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, कि अगर बारिश ना हुई तो बारिश नहीं हुई। पुराने टाइम पे 8-8 साल, 10-10 साल, 5-5 साल बारिश नहीं होती थी कुछ एरिया में, तो वो लोगों के पास अनाज तो आता नहीं था। आप रिसेंटली चेक कर सकते हो, पिछले लास्ट ईयर का है ये, कोरोना से पहले का, महाराष्ट्र में वो दिखा रहे थे कि वहाँ पे पानी की कमी आती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी और ज़मीन से फिर पानी नहीं निकलेगा, तो पानी नहीं आ रहा था। वहाँ पे वो किसी एक ओल्ड पर्सन का दिखा रहे थे वीडियो, वो गर्मियों में 20 डेज बाद नहाने लगा था, और जब वो नहा रहा था तो उसने नीचे टब रखा हुआ था कि वो पानी को फिर से यूज़ किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। हमारे लिए हंसने की बात है, लेकिन उनका अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड देखें कि वो लोग कितने मजबूर हैं, ठीक है, और पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही पहले प्रॉब्लम आती थी फैमाइंस की, जब इतना टाइम बारिश नहीं होती थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। अगर खेतों में पानी जाएगा तभी तो फसल आएगी, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे लोग क्या होते थे, फैमाइंस से मर जाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बारिश नहीं हुई, यहाँ पे बारिश नहीं हुई, यहाँ पे बहुत बारिश होगी, तो इसके पास तो काफ़ी सारा अनाज है, ये क्या करेगा, ये अपना अनाज यहाँ पे बेच देगा, ये भी अपना अनाज यहाँ पे बेच देगा। चाहे कॉस्टली बिक रहा है, मिल तो रहा है ना, तो लोग भूख से तो नहीं मरेंगे। बात समझ में आ गई ना, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। जब यहाँ पे इसके पास अगर अनाज है तो ये इनको पहुंचा सकता है, ठीक है। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम भी खत्म होगी हमारी। ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट जो हमने देखे हैं, लेकिन रेलवे को बनाया क्यों गया था, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहला, जब रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया गया, रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई। एक्सपोर्ट किस चीज़ का ज़्यादा हो गया, रॉ मटेरियल का, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ तक जा रहा था, ब्रिटेन इंडस्ट्री में, ठीक है ना, ब्रिटिश बेच रहे थे इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है। मैंने आपको बोला हुआ है कि दूसरी बात, जब ये रॉ मटेरियल फिर इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया, फिर यही प्रोडक्ट वापस ट्रेन में भर भर के इंडिया में इंपोर्ट किया गया, ठीक है। अगर इंडिया में कोई सामान बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कि इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी, ठीक है ना, इंडिया में कोई दूसरा देश सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए नुकसान की बात है, क्योंकि वो सामान हमने बेचना था लेकिन कोई दूसरा देश उसके पैसे कमा रहा है। लेकिन डबल नुकसान वाली बात ये है कि हम हमारा रॉ मटेरियल उनको बेचने लगे, तो अंग्रेजों ने हमें दोनों तरफ से लूटा, ठीक है। हालांकि 3 पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट काफ़ी हैवी है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा अपना पासा चेंज करना है, वो बता रहा हूँ कैसे। रॉ मटेरियल जब आया, इसने क्या कर दिया, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट वापस इंडिया में जाने लगा तो इसने भी इंडिया को क्या कर दिया, और एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, 800 साल 1200 साल हमें तो मुसलमान राजों ने पहले से ही लूटा है, तो क्या हो गया अगर 150-200 साल अंग्रेजों ने भी लूट लिया। एटलीस्ट